नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरिस और आप जानते हैं मैं अपने प्रोग्रामों में आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं और ख़ास तौर पर नौजवानों के साथ आपकी बात करवाता हूं। इन नौजवानों से बात करने का मकसद ये है कि नौजवान, आज का नौजवान क्या सोचता है, किस तरह से माशरे में काम कर रहा है और कैसे नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहा है। आज मेरे साथ एक ऐसे ही नौजवान हैं जो नौजवानों को मुतहरक करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए और माशरे का कारामद शहरी बनने के लिए मुतहरक हैं। आज मेरे साथ शम्स ताहिर कुकर मौजूद हैं, जो कि वाइज वॉक यूथ के हेड कॉम्बल्ड हैं। किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। और आज जब हम उनसे गुफ्तगू करेंगे तो उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा मुनफरद पहलू कि किस तरह से उन्होंने 7 समंदर पार जाके अपने इस मिशन का आगाज़ किया और कैसे नौजवानों को पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं आलमी सतह पर। सो शम्स, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू सर। शुरू करता हूँ खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में, जो मुर्दों को ज़िंदा करने की ताकत रखता है। और उसके बाद मास्टर टीवी का अयाज भाई, आपका बहुत थैंक यू, जिन्होंने इस काबिल समझा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस के साथ और आपके वसीले से शेयर कर सकूँ। सही, थैंक यू सो मच वंस अगेन योर के आपके टाइम का क्या आप आए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा पहले तो आप अपनी जर्नी, ताकि हमारे व्यूअर्स को अंदाज़ा हो, फिर जो आप काम कर रहे हैं हम उसके हवाले से बात करेंगे। अच्छा, बुनियादी तौर पे एजुकेशन मेरी कराची में ही हुई है। मास्टर्स मैं पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है। इसके अलावा इमिग्रेशन लॉ में स्टडी करता हूँ। सही। और मेरा न्यूज़ीलैंड का सफ़र तो अभी मैं बयान भी करूँगा और बताऊँगा भी। और पॉलिटिकल लिहाज से मेरे वालिद साहब अमानत ताहिर खोकर साहब, जो शुरू से उनका 90s से पॉलिटिकल से ताल्लुक़ है, इसीलिए मेरा इंटरेस्ट थोड़ा पॉलिटिक्स में ज़्यादा है। और इसी वजह से मैंने मास्टर जो किया वो पॉलिटिकल साइंस में किया। सही। तो शुरू से जैसे आपने बताया कि वालिद साहब की वजह से एजुकेशन में प्रॉब्लम्स रही है, एजुकेशन के लिहाज से कैसा था आपका? एजुकेशन मुझे शुरू से ना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। एक होता है एजुकेशन जो आप एक रस्म पूरी करने के लिए या डिग्री के लिए करते हैं। मुझे सीखने का और एजुकेट खुद को करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब डिटेल में हर चीज़ को जानने का, जिसे हम ग्लोबल टूरिंग कह सकते हैं। डेट फिक्सिंग और हर चीज़ के साथ मुझे चीज़ें याद करने का, उसको स्टडी करने का बहुत शौक था। सही, बड़ा ज़बरदस्त आपका एक्सपीरियंस है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद आपने एक ये वाइज वॉक यूथ, ये क्या है और ये आपकी जो स्टोरी है न्यूजीलैंड से कनेक्ट हुई, ये क्या है? अच्छा, वाइज वॉक यूथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग यूथ है और स्टोरी इसके पीछे बहुत इंटरेस्टेड है। सबसे पहले मैं यूनाइटेड चर्च में था, जहाँ मुझे कराची का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। सही। वहाँ से मेरा बुनियादी मकसद शुरू हुआ। जो मेरा मकसद था यूथ के लिए, वो मुझे पता चला। और यूथ का मकसद पहले जो हमें सिखाया जाता है वो होता है चर्च की हद तक, कि हम सिर्फ प्रोग्राम अरेंज करें, चर्च में कुछ करें, या इससे बाहर हम नहीं जा सकते। एक डिनोमिनेशन दी जाती है, उसके अंदर रह के आपने जो भी करना है। पर जब मुझे ये कोऑर्डिनेटर ऑफ कराची का ओहदा दिया गया, उसके बाद मैंने बाउंड्रीज से बाहर, बियॉन्ड द बाउंड्री खेला है ज़्यादा। वो किस लिहाज से, मैंने इंटरफेथ पीस हारमनी पे बहुत काम किया। डिफरेंट मदरसों में जाके, हिंदू टेम्पल्स में जाके, हर जगह मतलब काफ़ी को एग्जिस्टेंस के साथ काम किया है। सही। और उसके बाद मैं एक यूथ बनाई जिसमें मैं नाकाम हुआ, क्योंकि पहले मेरे पास वसाइल रिसोर्सेज नहीं थे, पर पैशन और जुनून तो था। सही। तो यूथ बनाई, कुछ लोग इकट्ठे किए, यूथ के लड़के थे, वही हम प्रे करते थे, मीटिंग्स पे जाते थे, इधर लेके जाता था हम कॉन्सुलेट वगैरह में, क्योंकि थोड़े ताल्लुकात भी थे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सुलेट्स और इधर उधर प्रोग्राम्स में इनवाइट किया जाता था। पर गालिबन वो मैं यूथ नहीं चला पाया, क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल्स और रिसोर्सेज नहीं थे। पर जब खुदा आपके साथ होता है तो 11वें घंटे वो हमेशा आपकी मदद कर सकता है। जो आगे चल के आपको बताऊंगा, मेरी किताब आ रही है द 11th आवर, उसका नाम है, और उसका बुनियादी मकसद भी ये था, क्योंकि आपका खुदा जब आपको बचाता है तो वो आखिरी घंटे से पहले आपको बचा लेता है मुसीबत से। तो वाइज वॉक न्यूजीलैंड से स्टार्ट हुई। जो हमारी चीफ़ हैं और CEO हैं इसकी वाइज वॉक की, वो है हमारी फरनी, जो मेरी वालदा भी हैं, क्योंकि मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है, तो उसके बाद वालदा मेरी वही हैं। और उनकी गाइडनेस हमेशा मेरे साथ रहती है, उनका प्यार और सपोर्ट हर तरह से वो मुझे करते हैं। वहाँ पूरी फैमिली हमारे साथ है वहाँ पे। सही। और वहाँ आना जाना भी रहता है, न्यूजीलैंड में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी रिहाइश रहती है। उनका आइडिया था कि यूथ के लिए कुछ किया जाए, और मेरा शुरू से मौक़िफ़ था, क्योंकि मुझे तो यूथ में काम भी कर रहा था।
तो हमने एक आइडिया सोचा कि ऐसी यूथ बनाई जाए जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसा कुछ करे जो नॉर्मल यूथ से हटके कर रही है, कैसे बियॉन्ड द बाउंड्री, मतलब एक कम्युनिटी माशरे का हिस्सा बिल्कुल माशरे का हिस्सा, पर वो कुछ बियॉन्ड द बाउंड्री करे, मतलब एक रस्मी चीज़ है नहीं कि आपके चर्च का कोई इवेंट है, आप उसमें गए, आपने तैयारी की, दरिये लगाई, सीटें लगाई, डेवलपमेंट ग्रूमिंग और डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें 0+0 ही उसका रिजल्ट आता है। तो जब आप बियॉन्ड द बाउंड्री खेलेंगे तो तभी कुछ अचीवमेंट करेंगे, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो इसी मकसद से हमने द वाइज वॉक यूथ की बुनियाद रखी, जिसकी बुनियाद हमने 2019 में रखी। विजन पहले था, पर विजन को कॉम्प्लिकेट करते करते उसको एक मकसद बनाते और उसको अमली जामा बनाते हुए हमें वक्त चाहिए होता है, दरकार होता है ना आपको। उसका आपने विजन लिखना है, फिर लोगों में जाना है, फिर उसकी ओपनिंग करनी है, जो उसकी बाकायदा डेवलपमेंट होती है। जी, बाकायदा ओपनिंग की है, वो हमने 2019 में की है कराची में, और मोवनपिक होटल में की थी हमारा जो ग्रैंड ओपनिंग थी वाइज वॉक यूथ की। और उसका बुनियादी मकसद यही था, जैसे हम रिलीजियसली इंटरेक्ट होते हैं, हर चीज़ में चीदा चीदा रहते हैं, तो हमें सोशली भी और सेकुलरी भी अपने यूथ को उसमें मुनरक करना पड़ेगा। सही, बड़े ज़बरदस्त। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे नौजवानों का ख्वाब है, जो देख रहे हैं वो ये समझते हैं कि जैसे हमने भी ये काम करना है, लेकिन एक जर्नी होती है, एक प्रोसेस होता है जी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है मायूसी भी होती है। पहले तो घर वाले भी कहीं ना कहीं आपको डिस्करेज करते हैं कि काम करो, ये आप क्या कर रहे हैं। फिर माशरे से, सोसाइटी से, कम्युनिटी सपोर्ट भी इतनी नहीं होती। इस सारे प्रोसेस में अपनी जो सोच है, जो डेवलपमेंट का वो प्रोसेस है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है और आपने कैसे किया? सबसे पहले जैसे आपने फैमिली ओरिएंटेड बात की कि फैमिली की सपोर्ट कम होती है कभी, इस मामले में शायद मैं खुशनसीब था बहुत ज़्यादा। मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे सपोर्ट किए हर लिहाज से उन्होंने, और शायद उन्हीं के ज़्यादा मेरे ख्याल से पॉलिटिकल, सोशल और जो कॉन्टैक्ट थे उनको मैं यूज़ करके काफ़ी आगे तक जो भी किया वो उन्हीं के थ्रू किया। इसके अलावा जो ब्रांडा हमारी फरनी है, न्यूजीलैंड में हमारे हेड ऑफिस है, वो वहाँ पे होती हैं, वहाँ पे यूथ को भी लुक आफ्टर करती हैं, जो हमारी यूथ वहाँ पे है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उनके थ्रू जो होली सेंचुरी चर्च है वहाँ, उनसे भी हमें काफ़ी सपोर्ट और इंस्पिरेशन भी मिली, क्योंकि यहाँ पे जब आप पाकिस्तान में कहीं भी जाएंगे आपको कुछ भी करने के लिए वसाइल की सबसे पहले ज़रूरत है, और अगर आपको वसाइल मुहैया हो जाए, और मुहैया सिर्फ खुदावंद की ज़ात करती है, इंसान सिर्फ ज़रिया होता है, और जब वसाइल मुहैया हो जाए और आपके लेंग्स उधर तक आ जाएं तो आप किसी भी चीज़ को अमली जामा पहना सकते हैं। सही। अच्छा, मैं यहाँ पूछना है, जैसे आपने अपनी बुक का भी जिक्र किया, एक तो भी आपकी बुक पब्लिश हो रही है, एक इससे पहले आपकी बुक है, उसके बारे से बताइएगा। उस बुक का कंटेंट क्या है, मकसद क्या था, और क्यों आपने ये किताब लिखी? नहीं, मैं तरदीद करता हूँ, वो किताब मैंने लिखी नहीं, वो किताब मैंने पब्लिश और प्रिंट पाकिस्तान में करवाई। वो किताब न्यूजीलैंड आर्मी की थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। उनकी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जर्नी थी, वो जो हमारी चेयरमैन है और वालदा भी है मेरी, उनके वालिद की है, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उधर अपनी खिदमात दी थी, वो उन्होंने लिखी थी, हमने यहाँ से पब्लिश और प्रिंटिंग करा के थी, जिसको अप्रिशिएट न्यूजीलैंड आर्मी और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा किया, और इस वजह से उन्होंने हमारी वो न्यूजीलैंड के बहुत सारे अखबारों में और टीवी चैनल्स पे वो उन्होंने हमारे इंटरव्यू लिए और पब्लिश किए। सही। अब जो बुक आपकी आ रही है जी, उसके हवाले से बताइएगा कि इसका मौजू क्या है, और इसमें इसका जो मेन थीम है वो क्या है? इस बुक का मेन थीम तो यही है कि जो स्ट्रगल थी मेरी न्यूजीलैंड से यहाँ तक की, और यहाँ से लेके न्यूजीलैंड तक की, वहाँ तक पहुँचना भी आपको पता है बड़ा अपने आप में आर्ट है। 7 समुंदर, अक्रॉस द 7 सी होता है, और दुनिया का वो आखिरी कोना जहाँ पे सूरज तुलू होता है, हाँ सही, वहाँ तक पहुँचना भी एक अपने आप में आर्ट ही था। और जो मुश्किल उस दौरान आई है, वो किताब उस वजह से लिखी गई है कि जो मुश्किलें आई हैं वो मैं लोगों को भी बताना चाहता था। और ये किताब हम दोनों ने लिखी है, ब्रांडा मारी फरनी ने और मैंने, राइटर भी हम हैं इसके, और इसके अलावा पब्लिशर और सब कुछ हम लोग खुद कर रहे हैं। और ये प्रिंटिंग में है हमारी किताब, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी सब रीडर के लिए, पाकिस्तान में भी न्यूजीलैंड में भी। सही। तो इंग्लिश में ये किताब जी अभी इंग्लिश में, उर्दू तर्जमा इसका हम जल्दी ले आएंगे, पर मुझे लगता है कि आजकल जो हमारे नौजवान या यूथ है, इंग्लिश नॉर्मली ज़्यादातर लोग उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं और स्पीकिंग पावर भी रखते हैं। सही। एक बुक लॉन्च हम पाकिस्तान में कर रहे हैं और एक बुक लॉन्च उधर कर रहे हैं। किताब का नाम है द 11th आवर, जिसका अभी ये आपको प्रिंट इसके अंदर नज़र आ जाएगा। 11th आवर का मकसद ये था और मतलब ये था इस बुक का नाम तजवीज़ करने के लिए,
11th आवर, क्योंकि मैं एक स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल ये थी कि इस यूथ को कैसे स्टैंड करना है, यहाँ से न्यूजीलैंड तक कैसे सफ़र करना है। ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकता, वो अपने रीडर्स के लिए मैं एक क्यूरियोसिटी रखना चाहता हूँ, बिल्कुल सही, ताकि वो जब पढ़े उनको तजस्सुस हो तो वो उसको पढ़े। बिल्कुल सही, हम भी चाहेंगे कि इस तजस्सुस को जहाँ जो है वो छेड़ा जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने काफ़ी अर्सा काम किया, फिर इंटरनेशनल भी आपका एक्सपोजर रहा, कई अपने मुल्कों में सफ़र किया, यूथ के साथ एजुकेशन सेक्टर में भी आप रहे। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पर मसीही नौजवान जो बस्ती से, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं? अच्छा, ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, पर मैं इसका आंसर दूंगा, पर इस आंसर का क्वेश्चन किसी और से मिला हुआ है। सही, पहले मैं आपके सामने वो रखता हूँ, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूँ। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इशू ये है, यूथ को कोई समझ नहीं पा रहा, मतलब मिसकम्युनिकेशन और मिसगाइडेंस है। कैसे? क्योंकि हमारी जो यूथ है वो इंटरेक्ट नहीं है किसके साथ, लीडर्स के साथ। सही, जो हमारे लीडर्स हैं उनको ये नहीं मालूम कि यूथ क्या चाहती है। अच्छा ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मैं आपकी गुफ्तगू को बाद में चाह रहा हूँ कि वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब मैं लीडर्स के साथ मिलता हूँ तो या जो बड़े लोग हैं जो पोजीशंस पे हैं, तो वो उनका कहना ये है कि नौजवान कुछ नहीं करते। जो आपने बात की ये बड़ी वैलिड है, और मैं चाहूँगा उन लोगों के लिए सुने कि नौजवानों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेंथ उनकी और प्रॉब्लम्स इश्यूज उनके साथ है। बिल्कुल। सबसे पहली बात यह कि हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा किसको, नौजवानों को और लीडर्स को, क्योंकि जो नौजवान है उनकी बात लीडर्स तक पहुंचे और जो लीडर्स हैं उनकी बात नौजवानों तक पहुंचे। नौजवान ये बताए कि वो क्या चाहते हैं, बिल्कुल सही, लीडर्स ये बताएं कि हमारा मौक़िफ़ ये है। और ये कैसे होगा? मेरे ख्याल से बैक द कर्टन में आपसे जो बात कर रहा था एक, कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हमारे सर चर्चिज़ के हेड हो। आप फॉर एग्जांपल जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, सिंपोजियम होता है एक दिन का, हम करते हैं, क्रिटिकल एग्जामिन करते हैं इस चीज़ को, लीडर्स इंटरेक्शन विद यूथ, एक दिन का सिंपोजियम करते हैं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया। वहाँ पे बुलाते हैं हम कैथलिक चर्च के हेड को, चर्च ऑफ पाकिस्तान के, सल्वेशन आर्मी, 7 डे, पेंटिकॉस्टल, और एक हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं। इसके अलावा सोशल जो हमारे एक एक्टिविस्ट हो, वहाँ पे वो एज आ स्पीकर्स आए। उसके अलावा 1000 यूथ बैठी हो, 2000, जितनी भी मतलब एक यूथ हमारे पास हो, वो उनसे सवालों जवाब करे। एक सेशन चले ऐसा 1-2 घंटों का, जिससे हम एक मुत्तफ़िका चीज़ पे वाइट पेपर बना ले। वाइट पेपर वो कहलाएगा कि जो यूथ ने सवाल किए, जो हमारे लीडर्स ने जवाब दिए, और जो रिटन डाउन और नोट डाउन हो गए हमारे पास वहाँ पे। वो वाइट पेपर इसीलिए कि दोनों के कंसेंसस से होगी वो चीज़। उसके अलावा वो हमारे पास इंटरनेशनल अगर कोई ऑब्जर्वर आना चाहते हैं तो वो भी उसको आके देखें। तो इस बुनियादी नुक्से से ये फ़ायदा होगा कि हमारे यूथ और लीडरशिप के दरमियान जो खला है ना, जो खला गैप है, वो पूरा हो जाएगा। सही, और वो उनको समझ पाएंगे और ये उनको समझ पाएंगे, बहुत बड़ा कि ये क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल ये सही। अच्छा मैं, क्योंकि हमारी गुफ्तगू बहुत चल रही है लेकिन वक्त का हमें अंदाज़ा नहीं हुआ, तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो ज़िंदगी की उस मकसद की तलाश में हैं जो आप और मैं शायद किसी हद तक उसको तलाश कर पाए हैं, और उन्हें बड़ा लगता है आसान कि आज हम यहाँ बैठे जो बातचीत कर रहे हैं ये बड़ी आसान जर्नी है। तो अपनी उस जर्नी से, उस एक्सपीरियंस से, उस प्रोसेस से क्या मैसेज देना चाहेंगे उन यंगस्टर्स को जो इस सारी डिफ़िकल्टी में, केओस में, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा नौजवान बहुत ही परेशान हैं। पॉलिटिकल आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोविड है, जॉब है, एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इस सारी सिचुएशन में नौजवान किस तरह से अपने आप को कैरी करें और आगे अपने मुस्बत मकसद की तरफ आगे बढ़ सकें? आपके इस सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल से मेरे लास्ट आंसर के साथ था, पर मैं उसको अभी और तहरीर करके बताता हूँ। जो इसका लुब्बे लुबाब है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूथ तो परेशान है, बिल्कुल है, पॉलिटिकली भी जैसे आपने जिक्र किया, एजुकेशनली भी, सोशली भी, हर तरह से। पर उसका मेन रीज़न ये है कि जब तक लीडर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूथ के पास कोई वसाइल नहीं है, यूथ के पास कोई पोजीशन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई पावर नहीं है, और इसके लिए चर्च को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। चर्च को एक लीडरशिप बनानी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ से हमारे जो पॉलिटिकल रहनुमा है वो सिलेक्ट वहाँ से होंगे। बशर्ते कि वो अभी सिलेक्ट होते हैं कैसे, एक पार्टी होती है वो उसे पर टिकट दे देती, हो गया, कोई वोट तो हमारा है नहीं है, वो चीज़ तो उन्हें वैसे ही मिल रही है ना।
तो ये जो इख्तियार है ये चर्च के पास होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, चर्च कैसे, कैथलिक चर्च, जो भी हमारी जितनी डिनोमिनेशन है उनका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो वहाँ पे सारे बैठे कि ये शख्स ये हमारा नुमाइंदा है। वो किसको जवाबदेह होगा? चर्च को। चर्च के अंडर कौन है? कलीसिया, और कलीसिया ही सारी यूथ है। सही। जब वो उनको जवाबदेह होगा, उसके पास कोई भी काम, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चर्च उसको बोलेगा आपने ये करना है, ये नौजवान है, इनके लिए जॉब्स है, इनके लिए जो भी कोटे में चीज़ें हैं, ऐसे ये होगा कि एक अम्ब्रेला के नीचे हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और जहाँ यूनिटी होती है खुदावंद वहाँ पे काम करता है। बिल्कुल। और हमारा खुदा तो वैसे ही तरतीब का खुदा है। और आजकल एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, रजीम चेंज। रजीम चेंज का मकसद और मतलब और इसका मुखफ़फ़ ही ये है कि मेथड को चेंज कर दिया जाए। मेथड कैसे? एक ऑर्डर है, ऑर्डर कहते हैं तरतीब, एक तरतीब जो इतने सालों से चलती आ रही है हम लोगों की, जो कम्युनिटी में चल रही है, चर्च में चल रही है, वो चल रही है। अगर उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, तो हमें चेंज ग्रूम नहीं कर रही, तो आपको वो रजीम को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमें रजीम चेंज करने की ज़रूरत है। ऑर्डर जो डिसऑर्डर हुआ है और इतने सालों से चलता है, वो ऑर्डर चेंज होगा तो उसके बेनिफिट यूथ को मिलेंगे, तब यूथ ग्रूम करेगी। यूथ खुद कितना करेगी? यूथ ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, कोई भी एक शख्स अपने लिए कामयाब हो जाएगा या अपने लिए मेहनत करके कुछ डेवलप कर लेगा, वो 100 लोगों को ये ऐसे नहीं कर सकता। अगर लोग आके 100 मैसेज देते हैं यूथ को ये करना चाहिए, पढ़ाई में ये कर ले, वो सब कुछ कर भी ले, तो बुनियादी चीज़ तो यही है, जब तक लीडर्स कुछ नहीं करेंगे तो यूथ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वसाइल, पावर रिसोर्सेज, बिल्कुल सही, पॉलिटिकल रिसोर्सेज, रिलीजियस रिसोर्सेज, मीडिया, हर चीज़ उनके पास है। जो वो करेंगे वो होगा। तो इसीलिए हमें रजीम चेंज की ज़रूरत है। रजीम चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली यूथ तक उसका फ़ायदा। शम्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का और आज वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने व्यूवर्स हैं वो एक प्रेशर बिल्ड करें अपने लीडर्स पे, जो उनके चर्च के लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, प्रेशर बिल्ड करेंगे कि आप यूथ के लिए कुछ करें, तभी ये कुछ होगा। वरना इंडिविजुअली मेरे ख्याल से जो यूथ है जो कुछ है वो अपने तौर पे तो कर ही रहे हैं नॉर्मली। बाकी जो आपके साथ प्लान है, उम्मीद है जिस हमने सिंपोजियम की बात की है वो मास्टर टीवी और वाइस वॉक यूथ बहुत जल्दी आपके दरमियान लाएगा, और आप सबको मौका मिलेगा अपने लीडर से बराह रास्त बात करने का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू शम्स वंस अगेन। और व्यूअर्स, जैसे शम्स ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारा मकसद नौजवानों से बात करने का ये है कि हम नौजवानों के लिए उस वक्त तक काम नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें समझते नहीं हैं, जब तक हम उनकी राय और उनके जो क्या सोच है उसको फैसला साजी में नहीं लेकर आते। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, मजहबी तौर पे, कि जो नौजवान हैं उनको किस तरह सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए और जो फैसला साजी है उसमें उनको हिस्सा दिया जाए। प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।